नमस्कार। प्रेरणा में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय पत्रिका ने 10 मोस्ट एडमायर्ड वुमेन की सूची प्रकाशित की, जिन्होंने ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने साहस, अपनी हिम्मत और अपनी कार्य कुशलता के जरिए पूरी नारी जाति का सर ऊंचा किया है। इनमें से अधिकांश से आप परिचित ही हैं। ये हैं लता मंगेशकर, सुब्बा लक्ष्मी, मदर टेरेसा, पीटी उषा और हमारे अपने ही कार्यक्रम में शामिल हो चुके किरण बेदी जी। नारी की इन सब उपलब्धियों के बावजूद आज हमारे देश में महिला के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेकर उसे उपेक्षित करती है। महिला को किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अलका ढल से। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, पर यदि वो गर्भवती महिला हुई तो उसके स्वास्थ्य की चिंता सभी को होनी चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उसका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। स्त्री के जीवन में शिशु का जन्म एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। हाँ, वाक़ई बच्चे पैदा करना तो फिर भी मैं कह सकती हूँ आसान है, लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि औरत का शारीरिक रूप से तैयार होना ज़रूरी है। शारीरिक रूप से तैयार करना यानी जो उसकी शादी होती है तो उम्र जो होती है वो बालिग होनी चाहिए। यानी 21 साल के बाद ही उसे गर्भवती बनना चाहिए। दूसरा उसकी मानसिक तैयारता। मानसिक जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि लड़की मानसिक रूप से तैयार ना हो, तो फिर वो ना तो खुद खुश रह सकती है, और एक बच्चे को जन्म देना ये एक अच्छा अनुभव नहीं रहता उसके लिए, वो डर जाती है। और आगे जाकर एक परेशान माँ एक बच्चे के लिए परेशान माहौल ही पैदा कर सकती है। आर्थिक रूप से उसको सक्षम होना भी आज की ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बढ़ गए और एक बच्चा पैदा करना, पालना, पालन-पोषण में भी पैसा लगता है। तो आर्थिक रूप से भी एक औरत को सक्षम होना ज़रूरी है, चाहे उसका पति ही इतना कमा लेता हो या वो खुद भी इसमें योगदान देती हो। गर्भवती स्त्री चाहे होम मेकर हो या वर्किंग वुमन, उसे खूब पौष्टिक भोजन और आराम की जरूरत होती है। वर्किंग वुमन को तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बसों में सफर और फिर घर का काम, ये सब उसकी जिम्मेदारी होते हैं। ऐसे में उसे जरूरत होती है पूरे परिवार और समाज के सहयोग की। हमारी औरतें जो घर के बाहर निकली हैं 4 पैसे कमाने के लिए, जब गर्भावस्था की बात आती है, तो उनकी समस्याएँ बहुत सारी होती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। वो बसों के लिए भाग रही होती हैं, और जब ऑफ़िसेज़ में जाती हैं वहाँ उन्हें आराम के लिए कोई समय नहीं दिया जाता। कोई एक कमरा नहीं होता इन सारे ऑफ़िसेज़ में जहाँ एक गर्भवती माँ आधे घंटे के लिए लेट सके, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो अपने खुराक की बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। सुबह भाग रही होती है, शाम को आती है, खाने बनाती है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार की सोच और उसके पति की सोच इतनी नहीं बदली कि वो अपनी पारंपरिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे अलग हो जाए। जब उसने अपना जीवन शैली ही बदल दी है, तो आप कैसे समझ सकते हैं वो एक आम स्त्री की तरह हो जाए, एक घरेलू औरत की तरह हो जाए? तो वो जब काम से आती है वो थकी हुई होती है। तो इस पे औरत को अपनी खुराक पे बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। उसे अच्छे पौष्टिक खुराक खानी चाहिए। उसके पति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सुबह उसको नियमित रूप से खाना चाहिए। हर 2 घंटे कुछ न कुछ खा सके। अच्छी चीज़ हो, यानी बादाम किशमिश ले जा सके हम कहते हैं वो ले जाए, या मूँगफली हो, केला हो, ये इसके लिए एक अच्छी खुराक मानी गई है। बच्चों के स्वास्थ्य और स्त्री के अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के जन्म में उचित फासला रहे, ताकि दोनों रोग मुक्त हो, अच्छा जीवन जी सकें। इस दिशा में पति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। 2 बच्चों के बीच का अंतर इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो माँ है, उसका स्वास्थ्य फिर पहले जैसा हो जाए, वो पूर्ण रूप से अपने बच्चे को स्तनपान करा सके, ममता का रिश्ता अपने बच्चे के साथ पूरा बाँध सके, और एक नई ज़िंदगी को किस तरह अपने जीवन में ढालना है, इसके लिए भी उसे समय चाहिए। ये तो माँ की बात है।
दूसरी बात ये है कि बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी माँ उसके लिए हो, तो उससे 2 बच्चों के बीच का अंतर रखना उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल की तारीख में तो आर्थिक फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए अलग-अलग तरीके हैं, तो क्योंकि हम 2 बच्चों के बीच की बात कर रहे हैं, अस्थायी गर्भ-निरोधक तरीके अपनाने चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब 40 दिन का बच्चा हो जाता है, यानी हम लोग अपनी लैंग्वेज में 6 हफ्ते कहते हैं, उसके बाद माँ को कोई ना कोई गर्भ-निरोधक साधन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सामने अनेक विकल्प हैं, या तो उसके पति कंडोम निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार हमेशा सही ढंग से, या तो वो औरत अपने आप को कॉपर्टी का इस्तेमाल करवा सकती है, कॉपर्टी इस्तेमाल कर सकती है, जो बच्चेदानी में रखे जाने वाला एक छोटा-सा डिवाइस है। और उससे 3 साल का अंतराल या आजकल 5 साल या 10 साल का भी अंतराल किया जा सकता है। और तीसरा विकल्प उसके सामने ये है, इंजेक्शन होते हैं हॉर्मोन्स के। लेकिन खाने वाली गोलियाँ वो नहीं खा सकती जब तक कि वो बच्चे को पूर्ण रूप से स्तनपान करा रही हो। जानते हैं आप, आज भी कुछ माँ-बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटी को उतनी और ऐसी ही शिक्षा दी जाए ताकि अच्छा वर मिल जाए। लेकिन आज की नवयुवती चाहती है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो। उसे व्यावसायिक शिक्षा मिले ताकि वो स्वावलंबी बने और उसके सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो। इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है दक्षिण दिल्ली में स्थित एक महिला इंस्टीट्यूट, जिसके पीछे प्रेरणा है श्रीमती आशिमा चौधरी और उनकी सुपुत्री डॉक्टर रेहान चौधरी की। आज की हमारी प्रेरणा स्रोत भी है यही दो महिलाएं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। भारत में जन्मी और इंग्लैंड में शिक्षित आशिमा की रुचि सदा से ही ललित कलाओं में रही है। स्कूल के बाद इन्होंने बर्मिंघम स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां वीविंग के मीडियम हथकरघा ने इन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन में इनका अत्यंत प्रिय विषय टेक्सटाइल डिजाइन की रहा, और फिर विश्वविख्यात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इसी विषय पर आशिमा जी ने रिसर्च का कार्य जारी रखा। यदि वो चाहती तो अपनी प्रतिभा और अनुभव के बल पर विदेश में रहकर खूब धन और ख्याति अर्जित कर सकती थी, पर इन्होंने भारत वापस आकर अपनी कला और अनुभव को उन लाखों करोड़ों के बीच बांटने का निर्णय लिया जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। जी, आशिमा चौधरी ने एक पॉलिटेक्निक, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक की शुरुआत की, जहां युवा लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सकें। प्रोफ़ेशनली तो मैं एक वीवर हूँ और जब मैं 63 में इंडिया आई थी फ्रॉम अब्रॉड, तो मैंने खड्डी अपने घर में चला रही थी, तो 2-3 बच्चियाँ पड़ोसी की आकर उन्होंने कहा वो भी सीखना चाहती हैं। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं वोकेशनल एजुकेशन शुरू करूँ, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों के लिए नौकरी का फ़ील्ड या तो वो प्रोफ़ेसर या टीचर बनती थी या सेक्रेटरीज़ बनती थी। उनका उसके अलावा कोई और एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब नहीं थी। तो हमने 3 वोकेशनल कोर्सेज़ शुरू किए और इस तरह से हर साल न्यू एक्सपेरिमेंट करते-करते हमारे पास इस वक़्त 20 वोकेशनल कोर्सेज़ हैं और 7 लड़कियों से शुरू किया था। आज हमारे पास साढ़े 3,000 बच्चियाँ हैं। एक समय जहां इस पॉलिटेक्निक में केवल 3 विषय पढ़ाए जाते थे, आज युवतियां 20 विषयों में से कोई एक का चुनाव कर अपनी रुचि अनुसार उसी विषय में दाखिला ले सकती है। जहां इस पॉलिटेक्निक में सभी वर्गों के लोग व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वहां श्रीमती चौधरी इस तथ्य से भी वाकिफ है कि देश में हजारों पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने में असमर्थ होते हैं। हम फ्री एजुकेशन कम्युनिटी सेंटर्स में देते हैं, प्लस दिल्ली के आसपास के नज़दीक गाँव में भी ये वोकेशनल एजुकेशन देते हैं। आज तक हमने किसी बच्ची को रिफ्यूज़ नहीं किया है। अगर वो गरीब हैं तो उनको कंसेशन या वो नहीं दे सकती तो उनको फ्री शिप दिया है और
चाहे वो पढ़ी-लिखी हों या ना हों, उनको भी यहाँ वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। और हमारे जो इस वक़्त तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, वो सब ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि उनको और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती और वो यहाँ आके 1 साल 2 साल सीख के जाती हैं और अपना भी काम करती हैं या कहीं नौकरी करती हैं। ये नव युवतियां जिस तरह की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ये इनके आने वाले जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अब वो जमाना नहीं रहा कि केवल मर्द काम करें और उनकी ही आमदनी से घर का खर्च चले। स्त्री जब अपने पांव पर खड़ी होकर बाहर काम करती है, तो इससे न केवल घर की आय में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इससे स्त्री के आत्मविश्वास और उसके व्यक्तित्व को भी बल मिलता है। हर औरत घर का काम तो करती ही थी, मगर सबसे बड़ी बात है कि वो अब अपने हस्बैंड की इनकम को और माँ-बाप की इनकम को सप्लीमेंट करती हैं और ये कोर्सेज़ ऐसे हैं जो घर में भी किए जा सकते हैं और बाहर जाके भी कर सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि वो घर में भी कर सकती हैं, बगैर अपने बच्चों को भी पाल सकती हैं, घर को भी देख सकती हैं और घरेलू काम भी कर सकती हैं। इस पॉलिटेक्निक में वैसे तो 20 विषय पढ़ाए जाते हैं, पर मीडिया एक्सप्लोजन के इस युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय विषय बनता जा रहा है मीडिया कम्युनिकेशन। इसमें युवतियों को टेलीविजन टेक्निक से लेकर प्रेजेंटर और अनाउंसर बनने के हुनर सिखाए जाते हैं। आप यदि कैंपस में जाएं तो युवतियां कैमरा उठाकर जगह जगह शूटिंग करती नजर आएंगी। शायद यही कारण है कि मीडिया में महिलाएं काफी संख्या में नजर आ रही हैं। जहां एक और पॉलिटेक्निक में आधुनिक विषयों की सूची निरंतर बढ़ रही है, वहीं पॉलिटेक्निक की निदेशक के विषय में ये भी सुनने में आता है कि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन और हार्ड टास्क मास्टर हैं। नहीं ये तो गलतफ़हमी होगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ क्वाइट काफ़ी डिपार्टमेंट में। और इस वक़्त हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं मीडिया में हैं, इंटीरियर में हैं और होलिस्टिक हेल्थ में और फैशन डिज़ाइनिंग में। वीविंग भी अत्यंत लोकप्रिय विषय है। श्रीमती चौधरी खास तौर पर इस क्लास में आकर पढ़ाती हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट में प्रत्येक विषय के लिए वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स को आमंत्रित किया जाता है। पॉलिटेक्निक की तमाम 3500 बच्चियों को वैसे तो श्रीमती चौधरी अपनी संतान की तरह मानती हैं, पर उनकी बेटी डॉक्टर रेहान चौधरी, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, इस पॉलिटेक्निक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेरा ये है कि लड़कियों को सिर्फ ये नहीं है कि इरादे कि दे शुड जॉइन बिग कंपनी और ऑफिस। इट इज़ टू मेक देयर लाइफ बेटर, टू हेल्प अपनी परिवार की सहायता करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। शायद कोई बुरे टाइम के लिए वो सीखें ताकि वो करें, या वो चाहें तो उनकी शायद घर में गृहस्थी संभालना है, घर में बहुत उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हैं। तो घर में भी जो लड़की बैठ के कुछ कर रही है, अपने हमारी जो क्वालिफ़िकेशन स्किल्स उन्होंने सीखी है उसका इस्तेमाल कर रही है, हमें उनसे बहुत खुशी है और उतना ही गौरव है जैसे या जो दूसरी लड़कियाँ जो अपना नाम समाज में ला रही हैं। चाहे जितने नए कोर्स शुरू हो गए हों, पर टेलरिंग और स्टिचिंग अभी भी खासे लोकप्रिय हैं। कोर्स कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, उसमें आत्मविश्वास भरता है और जीवन के किसी भी क्षण में वो उपयोगी साबित होता है, तो वही कोर्स सार्थक होता है। 10-15 साल पहले कि लड़कियां ना कोर्स कर रही हैं टाइम पास करने के लिए, शादी होने से पहले जो टाइम मिल रहा है समय, मगर अब गर्ल्स बहुत कॉन्शियस हैं कि वो कुछ करना चाहती हैं, अपना अपनी शादी और घर फैमिली भी देखना चाहती हैं, पर उसके साथ वो कुछ क्रिएटिविटी भी करना चाहती हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और ऐसी बात नहीं है वोकेशनल एजुकेशन कन्वेंशनल एजुकेशन के अतिरिक्त बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नोट्स दें और आप घर जाके लर्न करें। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आप स्किल्स सीखना है आपको। प्रैक्टिकल। बिल्कुल, तो इसमें एब्सेंट और प्रेज़ेंट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको रह के प्रोजेक्ट पूरा करना है मॉड्यूल। जब आप हुनर आप में लाएँगे, लड़की में आएगी, उसको नौकरी मिलेगी या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलेगा, उसी से वो हमारा नाम बढ़ाएगी और अपना। सचमुच एक समय था
जब स्कूल कॉलेज की शिक्षा के बाद माता पिता लड़कियों को विवाह से पहले सिर्फ वक्त काटने के लिए किसी भी तरह की कोर्स में एडमिशन दिलवा देते थे, अब तो व्यावसायिक शिक्षा के आयाम और उसके उद्देश्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। अब केवल आर्ट बेस्ड कोर्सेज ही लड़कियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विषय नहीं रहे हैं। हमारे 2 वृक्ष हैं, आर्ट बेस्ड कोर्सेज़ एंड नॉन आर्ट बेस्ड कोर्सेज़। सो आर्ट बेस्ड कोर्सेज़ में टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इवन प्योर साइंस जैसे फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी डिज़ाइन, और नॉन आर्ट बेस्ड कोर्सेज़ में जैसे मेरा होलिस्टिक हेल्थ, फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म, मीडिया जो आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, एडवर्टाइज़िंग जिसमें लड़कियों को, और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसमें लड़कियों को बहुत जल्दी नौकरियाँ मिलती हैं। इतनी अच्छी चित्रकला करती और सीखती ये युवतियां मुख्यतः राजधानी दिल्ली से ही हैं, पर एक बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों की युवतियों को भी इस पॉलिटेक्निक में देखा जा सकता है। ये दर्शाता है कि कितना रिप्यूटेड है ये इंस्टीट्यूट और इसकी फाउंडर डायरेक्टर श्रीमती आशिमा चौधरी। आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि चारों कोने भारत से लड़कियां आती हैं, सब कॉन्टिनेंट से, जैसे कंट्रीज लाइक श्रीलंका, नेपाल, अरब कंट्रीज, अफ्रीका से भी, वीव हैड नॉर्थ अफ्रीका गर्ल्स, और अमेरिका, यूरोप से भी लड़कियां आई हैं वोकेशनल एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो हमारी डायरेक्टर जो हैं इस बात की बहुत हमेशा में बताती है सब अध्यापक को कि हर लड़की में हुनर होता है, वो अध्यापक और पेरेंट्स पे है कि उसे ढूंढें और उभारें। इसी वजह से हम लोग 1 महीने का वो भी रखते हैं कि वंस गर्ल्स जॉइन कर लिया, फिर वो देखती हैं, घूमती हैं, शायद उन्हें लगा किसी और डिपार्टमेंट में वो ज़्यादा खुश रहेंगी, ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, तो हम उनको 1 महीने तक वो टाइम देते हैं वो ट्रांसफ़र हो। क्योंकि जो लड़की दिलचस्पी से काम करेगी, वो ज़रूर ज़्यादा अच्छी तरह से सीखेगी स्किल, और जब वो स्किल अच्छा सीखेगी, तो वो अच्छा प्रोफ़ेशनल बनेगी। आज सभी शिक्षा शास्त्री और विद्वान इस मत से सहमत हैं कि यदि घर की स्त्री शिक्षित और गुण संपन्न है, तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। आज की युवती जहां एक ओर अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं वो ये भी चाहती है कि वो सदा अपनी पसंद का कार्य करे। डॉक्टर रेहान चौधरी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। वेल, मेडिसिन ऑफ़ कोर्स, बिकॉज़ आई थिंक हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। मगर फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट आया होलिस्टिक हेल्थ का, कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इंसान का मानसिक स्वास्थ्य, मगर भावनाओं का जो स्वास्थ्य है, और सोसाइटी में सोशल अपने पाँव में खड़ा होना, अपनी ज़िंदगी से कुछ करना, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आई थिंक मेरा बड़ा कनेक्शन है मेडिसिन करके भी वोकेशनल हेल्थ से। और मैं एक्चुअली 7 और डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ, क्योंकि आई होप बड़ा फ़ायदा होता है लड़कियों को। जैसे ईसी है, नर्सरी टीचर्स, उनको हम फर्स्ट एड सिखाते हैं, कौन-सी खतरनाक बीमारियाँ जब वो स्कूल में होंगी बच्चों के साथ, उनको ध्यान रखना है, कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। फिर जैसे ब्यूटिशियन में, ब्यूटी पार्लर में कैसे जो लड़की सीख रही है ब्यूटिशियन बनने के लिए, कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी डिज़ीज़ से, और बिना स्वास्थ्य के आप कभी खूबसूरती नहीं हो सकती। तो उसको इतना स्किल होना चाहिए, कौन-सी चीज़ बीमारी है, कहाँ पे इलाज डॉक्टर करेंगे, और कहाँ मैं खूबसूरती का निखार करूँगी। देश के विभिन्न भागों में यहाँ गठित वोकेशनल सोसाइटी ने कई पॉलिटेक्निक स्थापित किए हैं ताकि देश के अन्य राज्यों की युवतियां भी व्यावसायिक शिक्षा के फायदों से वंचित न रहें। व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न पहलुओं पर यहाँ नियमित मंत्रणाएं होती हैं कि किस तरह के कोर्सेस युवतियों के लिए सार्थक होंगे, ताकि शिक्षा समाप्ति के बाद या तो प्रशिक्षार्थी को नौकरी मिल जाए या वो स्वयं घर पर काम करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि जैसे हमने 3 कोर्सेज़ शुरू किए, फिर 6, फिर 12, फिर 15, फिर 20 और वक़्त बदलते जा रहे हैं, दूसरे किस्म के जॉब शुरू हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आ गया। तो अब हम लोग ये करते हैं कि जो कोर्सेज़ में नौकरी नहीं मिलती और वो आउटडेटेड हैं, हम उनकी जगह दूसरे कोर्सेज़ लाते हैं। अब हम लोग ने ये शुरू कर दिया है कि ऐसे मॉड्यूल्स बनाना शुरू किया है कि जो
कुल लड़कियाँ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में सीख के अपने जॉब करें और जिस तरह से फ़ैशन में या ड्रेस डिज़ाइन में आप देख लीजिए पहले तो सिलाई-कढ़ाई होती थी, अब ये है कि कॉस्ट्यूम बनाना शुरू किया है, एक्सपोर्ट बहुत आई मीन ज़रूरी हो गया है क्योंकि उससे काफ़ी इनकम इंडिया को आ रही है, तो उसमें भी चेंजेस करते जाते हैं और मेरा तो यही इरादा है कि हम नए-नए कोर्सेज़ बढ़ाते जाएँ और चेंज करते जाएँ और वक़्त के हिसाब से कोर्सेज़ चलाएँ। हम्म, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। यदि आप बागवानी से लेकर विपणन तक की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 30 लाख तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए 60 लाख तक के मुफ्त अनुदान का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करे सपने साकार। स्कूल छूट गया तो क्या? पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो बिना स्कूल जाए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए आगे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। 10वीं, 12वीं एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रायोगिक व सिद्धांत परीक्षाएं 24 मार्च से 9 मई तक। परीक्षा केंद्र और परीक्षा संबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं। उड़ीसा राज्य का जिक्र होते ही हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है जगन्नाथपुरी की भव्य और विशाल रथ यात्रा। लेकिन उड़ीसा राज्य में ही एक और धार्मिक और पर्यटन स्थल है जहां लाखों लोग प्रतिवर्ष स्थापत्य कला और देश की विरासत का रसास्वादन करने आते हैं। अगर आप उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गए तो कोणार्क के अद्भुत और अनोखे मंदिर आपसे दूर नहीं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं उन्हीं विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की एक झांकी। आप अगर पुरी जाएं तो कोणार्क जरूर जाइएगा। जगन्नाथ मंदिर के शहर पुरी से कोणार्क केवल 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत की प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ प्रतीक है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह द्वारा बनाया ये मंदिर एक विशाल रथ के रूप में है, जिसके 12 विशाल पहियों को 7 घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर में काम क्रीड़ा में लिप्त हजारों मूर्तियां हैं जो अत्यंत मनोहारी हैं। समय की मार से मंदिर भी अछूता नहीं रहा। अब तो मूल मंदिर का बस अवशेष मात्र ही रह गया है, लेकिन ये अवशेष आज भी इस मंदिर की अमर गाथा सुनाते हैं। और दोस्तों, अब कार्यक्रम में पहुंचे उस मुकाम पर जिसका इंतजार आपको भी है और हमें भी। जी हाँ, आपके खत, आपके ढेर से खत हमें मिल रहे हैं, आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंच रहा है और अब लकी विनर की बारी है। आज की लकी विनर जो हमने चुनी है वो है अंजू विकासपुरी से। अंजू जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको बताना चाहेंगे हम कि सही जवाब क्या था। हमने आपसे पूछा था कि पहले मिस इंडिया कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी, और सही जवाब है सुष्मिता सेन। और अब पेन और पेपर के साथ आप तैयार हो जाइए आज का सवाल जानने के लिए। वर्ल्ड कप का फीवर चारों तरफ है, कल फाइनल है, लेकिन हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं वर्ल्ड कप से ही जुड़ा हुआ। वर्ल्ड कप 2003 में जो भारत पाकिस्तान का आखिरी मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, उसमें आपको हमें ये बताना है कि लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने रन बनाए थे। सवाल आपको फिर बता दें, वर्ल्ड कप 2003 में भारत पाकिस्तान के मैच में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए थे। आपके जवाब हमें जल्दी से जल्दी मिल जाने चाहिए। हमारा पता आप नोट कीजिए। HMS फिल्म्स, B2/10 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058।
इसके साथ ही वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।